फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल पे ऑन साइंस में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 11, जिसमें कि फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे टिंडल प्रभाव के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग का बुक में दिया हुआ है, पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। इन कणों में धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के निलंबित कण तथा वायु के अणु सम्मिलित होते हैं। जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो वह किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। इन कणों से विसरित प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास तक पहुंचता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। ये जो प्रकाश का परिवर्तन होता है, प्रकीर्णन, ये जो परिघटना है टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है, जिसके विषय में आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला सा प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो इस परिघटना को देखा जा सकता है। इस प्रकार प्रकाश का परिकिरण कणों को दृश्य बनाता है। जब किसी घने जंगल के बितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश का परिकिरण कर देती है। प्रकिरणित प्रकाश का कण प्रकिरण करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं, जबकि बड़े साइज के कण अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी प्रतीत हो सकता है। फ्रेंड्स, ये सब तो छोटा छोटा मतलब कि जो ये प्रयोग बताया गया है टिंडल प्रभाव, ये हम लोग घर में आसानी से देख सकते हैं और इसको हम लोग बंद कमरे में, जहाँ एक छिद्र के माध्यम से या छोटी किसी उस तरह का परिपथ से प्रकाश आता है तो हम लोग इसको घर में आसानी से देख पाते हैं। इसमें फ्रेंड्स कई तरह के और एग्जाम्पल दिए गए हैं, उस तरह से भी इसको समझा जा सकता है। आगे है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, स्वच्छ आकार का रंग नीला क्यों होता है। जब आसमान साफ होता है तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो आकाश है हम लोग को नीला दिखाई देता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से जानते हैं, वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी है। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग यानी कि छोटी तरंगदैर्घ्य को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो कोई प्रकीर्णन न हो पाता, तब आकाश काला प्रतीत होता। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता है। यहाँ से फ्रेंड्स क्वेश्चन बनता है कि जो अंतरिक्ष यात्री हैं उन्हें आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है। तो इसका यही कारण है, यहाँ से इसका उत्तर मिल जाएगा हम लोग को। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स देखिए, संभवतः आपने देखा होगा कि खतरे के संकेत सिग्नल का प्रकाश का रंग जो है लाल रंग का होता है। क्या आप इसका कारण जानते हैं। लाल रंग कुहासे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णन होता है, इसीलिए यह दूर से देखने पर भी लाल रंग का ही दिखाई देता है। इसीलिए जो है सिग्नल का रंग लाल होता है। आगे है फ्रेंड्स, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग
क्या आपने सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय आकाश तथा सूर्य को देखा है? क्या आपने सोचा है कि सूर्य तथा उसके आसपास का आकाश रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? आकाश के नीले रंग तथा सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होने को समझने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करें। यहाँ क्रियाकलाप है 11.3। कोई अभिसारी लेंस L1 इसको उत्तल लेंस लिया है, लेकर इसके फोकस पर श्वेत प्रकाश का तीव्र स्रोत यश रखिए। लेंस प्रकाश का एक समानांतर किरण पुंज प्रदान करता है। प्रकाश के समानांतर किरण पुंज को स्वच्छ जल से भरे एक पारदर्शी कांच के टैंक टी से गुजारिए। किसी एक गत्ते में बने एक वृत्ताकार छिद्र सी से इस प्रकाश किरण पुंज को गुजरने दीजिए। जैसा कि चित्र 11.11 में दर्शाए अनुसार एक दूसरे अभिसारी लेंस L2 का प्रयोग करके वृत्ताकार छिद्र का स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे यानी कि यमन पर बनाइए। टैंक में लगभग 2 लीटर स्वच्छ जल लेकर 200 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट हाइपो घोलिए। जल में लगभग 1 से 2 ml सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए। अब आप क्या देखते हैं? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह से किया गया है। चित्र देखिए 11.11 कोलाइडी विलयन में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रेक्षण करने के लिए एक प्रबंध यहाँ पे किया गया है। ये लेंस L1 है, L2 है, ये यमन है और ये टैंक है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स दिया हुआ है लगभग 2 से 3 मिनट के पश्चात आप सल्फर के सूक्ष्म कणों को अवक्षेपित होते देखेंगे। जैसे ही सल्फर के कण बनना प्रारंभ होते हैं, आप कांच के टैंक के 3 पार्श्वों यानी साइड से नीला प्रकाश देख पाएंगे। यह एक सल्फर के सूक्ष्म कोलाइडी कणों द्वारा कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। कांच के टैंक के चौथे पार्श्व से वृत्ताकार छिद्र की ओर से परागत प्रकाश के रंग का प्रेक्षण कीजिए। यह प्रेक्षण अति रोचक है क्योंकि पर्दे पर पहले नारंगी, लाल और फिर चमकीला किरमिजी लाल रंग दिखाई देता है। यह क्रियाकलाप प्रकाश के प्रकीर्णन को निर्दिष्ट करता है, जिससे आपको आकाश के नीले रंग तथा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्ताभ प्रतीत होने को समझने में सहायता मिलती है। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स, क्षितिज के समीप स्थित सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से होकर गुजरता है, जो कि चित्र 11.12। यहाँ देखिए फ्रेंड, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होना में दिखाया गया है। तथापि जब सूर्य सिर से ठीक ऊपर यानी कि ऊर्ध्वस्त हो तो सूर्य से आने वाला प्रकाश अपेक्षाकृत कम दूरी चलेगा। दोपहर के समय सूर्य जो है श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि नीले तथा बैंगनी वर्ण का बहुत थोड़ा भाग ही प्रकीर्णन हो पाता है। क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है। इसीलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंग दैर्ध्य का होता है। इससे सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ये प्रेक्षक है यानी कि हम लोग कोई भी आदमी देखने वाला। ये क्षितिज के निकट सूर्य है। नीले रंग के प्रकाश प्रकीर्णन होने से सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होना, और ये सूर्य लगभग ऊर्ध्वाधस्त है, मतलब कि एकदम 90 डिग्री का कोण बनाएगा, एकदम सीधा खड़ा हुआ। नीले प्रकाश का कम प्रकीर्णन यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे हम लोग को जो धूप है या सूर्य है हम लोग को उजला दिखाई देता है। आगे है फ्रेंड्स दिया हुआ, आपने क्या सीखा? तो फ्रेंड्स हम लोग ने यहाँ पे इन बिंदुओं को सीखा। देखिए, नेत्र वह क्षमता
जिसके कारण हम अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है। नेत्र की समांजन क्षमता कहलाती है। आगे, वह अल्पतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को नेत्र बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट देख सकता है उससे नेत्र का निकट बिंदु अथवा सुस्पष्ट दर्शन भी अल्पतम दूरी कहते हैं। समान दृष्टि के वयस्क के लिए यह दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। आगे फ्रेंड्स, दृष्टि के सामान्य अपवर्तक दोष हैं निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि तथा जरा दूर दृष्टिता। निकट दृष्टिता दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल के सामने बनता है को उचित क्षमता के अवतल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, मतलब ठीक किया जाता है। और दीर्घ दृष्टि जो है यानी कि दूर दृष्टिता पास रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनता है। ये इसमें दीर्घ दृष्टि में दिक्कत आती है को उचित क्षमता के उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। वृद्धावस्था में नेत्र की समांजन क्षमता घट जाती है। आगे है फ्रेंड्स, श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजन विक्षेपण कहलाता है। और आगे है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला तथा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। इसके बाद है फ्रेंड्स अभ्यास प्रश्न, जिसमें कि 1 से लेके 4 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसके बाद शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसको अभी हम लोग पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है। तो फ्रेंड्स ये जो है समंजन है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, तो वह है फ्रेंड्स दृष्टि पटल। क्वेश्चन नंबर 3 है, समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। आगे है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो परिवर्तन किया जाता है पक्ष मावी द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी व्यक्ति को अपनी दूरी की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। अपने निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे +1.5 क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा दूर की दृष्टि के लिए यहाँ देखिए फ्रेंड्स P बराबर हो जाएगा -1/f, तो F बराबर हो जाएगा 1/P। वहीं F बराबर हो जाएगा -1/5.5 गुना में यहाँ 100 हो जाएगा और F बराबर -18.2 सेंटीमीटर। वहीं देखिए फ्रेंड्स यहाँ निकट दृष्टि के लिए हो जाएगा F बराबर 1/P, मान रख देंगे 1/1.5, तो F बराबर हो जाएगा 1/1.5 गुना में 100 आ जाएगा और F बराबर 66.67 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा इस लेंस की प्रकृति अपसारी अर्थात अवतल लेंस की होगी। तो यहाँ फ्रेंड्स लेंस की क्षमता बराबर हो जाएगा P बराबर हो जाएगा 1/2 दूरबिंदु, तो बराबर करके हो जाएगा फ्रेंड्स -1/80/100,
तो हम लोग का P बराबर आ जाएगा -1.25 डायऑप्टर। क्वेश्चन नंबर 7 है, चित्र बनाकर दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। एक दीर्घ दृष्टि दोषयुक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी। यह मान लीजिए कि समान नेत्र का निकटतम बिंदु जो है 25 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए ये दीर्घ दृष्टि दोषयुक्त नेत्र का निकट बिंदु यहाँ पे दिखाया गया है। वहीं देखिए फ्रेंड्स चित्र यहाँ 11.4 है, ये था, ये भी है। दीर्घ दृष्टि दोषयुक्त यहाँ पे नेत्र है, यहाँ पे बिंदु जो है दूर में यहाँ पे बन रहा है। आगे है, अब दीर्घ दृष्टि का संशोधन है, वापस बिंदु जो है अपने जगह पे बनेगा और वस्तु जो है सुस्पष्ट दिखाई यहाँ पर देगा। दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधन, वापस बिंदु जो है अपना दृष्टि पटल पर बनेगा। आगे दिया हुआ है चित्र 11.5 ए दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र तथा सी दीर्घ दृष्टि दोष युक्त दोष का संशोधन। दूसरा है, संशोधन के लिए उत्तर लेंस उपयुक्त होता है तथा यहाँ देखिए प्रश्न के अनुसार u बराबर हो जाएगा -25 सेंटीमीटर, v बराबर -1 मीटर। तो यहाँ पे बराबर करेंगे तो -100 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे लेंस सूत्र से फॉर्मूला लगा देंगे, 1/v - 1/u बराबर में चला जाएगा 1/f, मान रख देंगे फ्रेंड्स। तो यह बराबर आ जाएगा 100/3 सेंटीमीटर में। इसको यह बराबर करेंगे तो 1/3 मीटर हो जाएगा। और आगे लेंस क्षमता निकालेंगे तो P बराबर हो जाएगा 1/f। तो P बराबर मान रख देंगे 1/1/3। तो P बराबर आ जाएगा +3 डायऑप्टर। क्वेश्चन नंबर 8 है, समान नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते। तो इसका उत्तर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी हुई वस्तु को से आने वाली प्रकाश की किरणों को दृष्टि पटल पर फोकस करने के लिए मानव नेत्र की क्षमता में जितनी वृद्धि होनी चाहिए उतना नहीं हो पाता, क्योंकि मानव नेत्र की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर से कम नहीं हो सकती, इसीलिए उस वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी स्थिर रहती है, क्योंकि मानव तंत्र के लेंस की फोकस दूरी इस प्रकार से समायोजित होती है कि प्रतिबिंब हमेशा दृष्टि पटल पर ही बने। आगे तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा गर्म और ठंडी हवाओं के कारण पृथ्वी के वायुमंडल का अपवर्तनांक लगातार परिवर्तित होता रहता है। तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का इस प्रकार लगातार अपवर्तन होता है तो प्रकाश किरणें निरीक्षक की आंखों तक अनियमित रूप से आती है। इसके कारण तारों की आभासी स्थिति बदलती रहती है और तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ग्रह पृथ्वी के बहुत नज़दीक है। ग्रह प्रकाश की बृहद स्रोत माने जाते हैं, अतः ग्रह से आने वाली प्रकाश किरणों में औसत परिवर्तन न के बराबर होता है। इसीलिए ग्रहों की आभासी स्थिति स्थिर होती है एवं ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दृश्य प्रकाश किरणें के तरंगदैर्घ्य से भी छोटे धूल कणों या जल कणों की वायुमंडल
में उपस्थिति के कारण प्रकाश किरणों का परिकीर्णन होता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज पर होता है। इस समय सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से गुजरता है, अतः कम तरंग दैर्घ्य वाले रंग यथा नीला, बैंगनी आदि का प्रकीर्णन हो जाता है तथा केवल लंबी प्रकाश तरंगों जैसे लाल हमारे नेत्रों तक पहुंचती है। अतः सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, अंतरिक्ष यात्री के लिए ऊंचाई पर कोई भी वायुमंडल नहीं होता है, इसीलिए प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन नहीं होता है और अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला नजर आता है।